वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। तो आज हम देख रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव, हमारे 12th साइंस का जो 10th नंबर का चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 14। आज का ये लास्ट लेक्चर है, थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू जेई के, नीट के और एमएससीईटी के। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है रिएक्शन ऑफ अरिल हैलाइड का एक छोटा सा पार्ट बाकी था हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का छोटा सा पार्ट बाकी है, वो हमें देखना है। और उसके साथ हमें देखना है यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सम पॉलीहैलोजन कंपाउंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 14 ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अरिल हैलाइड विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में है, कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पेसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। किससे? जो आपका सबस्ट्रेट होगा उससे। जो सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्टेंट होगा उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जो न्यूक्लियोफाइल था वो क्या करता था, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता था, डोनेट करता था। ये क्या कर रहा है, उसे एक्सेप्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल थे वो थे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसलिए क्या करते, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते, एक्सेप्ट करते सबस्ट्रेट से। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल है, तो हमें पता होने चाहिए सम इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल है H+ है, Cl+ है, Br+ है, या Ca+ भी फॉर्म कर सकते हैं, I+ है। उसके बाद है NO2+, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। जब भी प्लस साइन आता है समझ लेना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। NO+ है। उसके बाद है H3C+, उसके बाद है SO3H+, उसके बाद है C2H5+, R3C+। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, दे बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होते हैं। इसीलिए जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो सबस्ट्रेट होगा, जो रिएक्टेंट होगा, उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, मेंटेन हो सके। नेक्स्ट उस थर्ड भी क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑब्जर्व्ड, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑब्जर्व्ड इन बेंजीन। तो हमें पता होना चाहिए जो बेंजीन होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको पता होगा, रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये क्या हो गया, बेंजीन। तो बेंजीन दो टाइप के रिएक्शन दिखा सकता है। एक इसमें क्या होती है, एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, वो रिप्लेस कर सकता है एनी अदर ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, एडिशन हो सकती है। सेकंड कौन सी रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, मतलब दूसरे ग्रुप से रिप्लेस हो सकता है। तो दो टाइप के रिएक्शन ये दिखाता है, पहली दिखाता है एडिशन रिएक्शन और दूसरी दिखाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये दिया हुआ क्या है, ये है बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो क्या होगा, यहाँ से वो NO3 से NO2 ग्रुप कहाँ ज्वाइन होगा, यहाँ पे ज्वाइन होगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा नाइट्रोबेंजीन। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अरिल हलाइड। और
इसे हैलोअरीन्स भी कहते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे मैंने एक अरिल हैलाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। एक बेंजीन रिंग है जहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा है, एक्स मतलब हैलोजन, तो ये क्या हो गया, हैलोअरीन कह सकते हो इसे, या फिर अरिल हैलाइड भी कह सकते हो। तो अभी तक हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो अरिल हैलाइड होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये जो पोजीशन थे ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया पैरा और ये हो गया ऑर्थो। तो रेजोनेंस की वजह से क्या था, रेजोनेंस हमने देखा, अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लास्ट लेक्चर देख लो, तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो क्या हो रहा था, रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पोजीशन पे क्या हो रही थी, ज़्यादा आ रही थी, इसलिए इन पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल था। ओके, जो भी, तो अभी हमें बात करनी है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आते थे, अभी हमने देखा था कहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी हमें बात करनी है इलेक्ट्रोफाइल की। जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर वो अरिल हैलाइड के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे इनका भी क्या होगा, अटैक इन्हीं पोजीशन पे होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। तो इन दो जगह पे क्या हो सकता है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा उसका अटैक होगा और वो ज्वाइन होंगे। लेकिन जब भी वो ऑर्थो पोजीशन पे ज्वाइन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों में स्टेरिक इंटरेक्शन होता है। तो स्टेरिक इंटरेक्शन की वजह से जो ऑर्थो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा फॉर्म नहीं होते, मोस्टली कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ये क्या है, बहुत क्लोज है। अगर ये भी ग्रुप बड़ा हुआ और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो दोनों में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, जिसे स्टेरिक इंटरेक्शन कहते हैं, तो हो सकता है। इसीलिए ये जो ऑर्थो पोजीशन है ये क्या है, थोड़ी सी प्रीडोमिनेट है टू फॉर्म द प्रोडक्ट, मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता, लेकिन पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। तो जो हैलोअरीन होते हैं जहाँ पे हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट से देखा हमने माइनस आई इफेक्ट, हमने प्लस आई भी देखा है, माइनस आई, तो क्या करता है, ये रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन बेंजीन के साथ जितने इजीली होती है उतने इजीली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बेंजीन के साथ क्या होता था, यहाँ पे जो ग्रुप था इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ पे अटैच होगा, बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है। ये जो पोजीशन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, बट यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ के प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होंगे, तो मोस्टली प्रोडक्ट कहाँ के फॉर्म हो सकते, पैरा के। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर अरिल हैलाइड्स आर पॉसिबल, बट बेंजीन से अगर कंपेयर करोगे तो इसके रिएक्शन क्या होते, थोड़े से स्लो होते। तो चलो रिएक्शंस देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चार टाइप हमें देखने हैं। पहली देखनी है हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो पहली है हैलोजनेशन। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन प्रेजेंट है और उसमें हम ऐड कर रहे हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3। तो ये जो हैलोजनेशन होगा, इट इज़ कैरिड आउट बाय रिएक्टिंग हैलोअरीन विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ द फेरिक सॉल्ट एज ए लेविस एसिड कैटलिस्ट। तो ये यहाँ पे कैटलिस्ट होगा, बिहेव होता है एज ए लेविस एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, हैलोअरीन हैलोजन के साथ ही क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन क्लोरीन गैस के साथ ही रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म क्या होंगे। तो हमें पता है अभी जो क्लोरीन है ये क्या कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, एक तो यहाँ अटैक कर सकता है, एक तो यहाँ अटैक कर सकता है। तो पहला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, जो कि मेजर प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये प्रोडक्ट फॉर्म होने की, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है दोनों क्लोरीन ग्रुप में, तो स्टेरिक इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं। यहाँ पे अगर 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन की बात करें तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों में डिस्टेंस बहुत कम है, तो स्टेरिक क्या हो सकता है, इंटरेक्शन, इसलिए ये प्रोडक्ट क्या हो गया, माइनर, और ये हो गया मेजर। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, ये इसका क्या होगा, मेन और मेजर प्रोडक्ट। सेकंड रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग हैलोअरीन in presence of concentrated
HNO विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड होना ज़रूरी है। तब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन और 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, इनका स्टेरिक इंटरेक्शन, इसलिए ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे देखो जो HNO3 है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इसमें से OH माइनस ग्रुप और इस पे क्या कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आइदर यहाँ पे अटैक कर सकता है या फिर यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस है। ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड होना ज़रूरी है। रिएक्शन होगी क्लोरोबेंजीन की विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तब प्रोडक्ट क्या होंगे, दो फॉर्म होंगे। एक होगा कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ज्वाइन हो सकता है, एक पैरा पोजीशन पे, बट ये क्या है, अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो ये मेजर, ये क्या है, स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग हैलोअरीन विथ फ्यूमिंग H2SO4। जो H2SO4 होंगे उसके फ्यूम के साथ, उसके जो फ्यूम्स निकलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के, उसके साथ किसकी रिएक्शन करनी है, हैलोअरीन की करनी है, मतलब क्लोरोबेंजीन की, और इसे हीट करना है। इसे जब हीट करोगे इसमें से जो भाप बाहर निकलेगी जिसे फ्यूम्स कहते हैं, उसकी रिएक्शन क्या होगी, इसके साथ होगी। तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला मिलेगा 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और दूसरा मिलेगा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, जो सल्फोनिक ये जो ग्रुप है ये मेजर ग्रुप है, तो काउंटिंग यहाँ से होगा। तो इसकी 1 पोजीशन 2 1 2 3 4, तो 4th पोजीशन पे क्लोरो है, बेंजीन है, और कौन सा एसिड, ये सल्फोनिक एसिड। तो ये थर्ड रिएक्शन सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ अरिल हैलाइड। नेक्स्ट है फोर्थ वन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग हैलोअरीन विथ अल्किल क्लोराइड और एसिल क्लोराइड। तो मतलब जो एसिटिल ग्रुप होगा उसके साथ भी रिएक्शन होगी। इसके साथ पहले हम देखते हैं अल्किल क्लोराइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटालिस्ट। तो ये है वहाँ पे यूज़ होगा एज अ कैटालिस्ट। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ये है मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। जब इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। यहाँ पे क्या होगा, CH3 ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे इस पे प्लस साइन है, इस पे माइनस है, तो ये आइदर यहाँ पे अटैक कर सकता है या फिर यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो पहला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया 4 क्लोरोटोलून। हमें पता है जब CH3 ग्रुप रिंग के साथ होता है, मतलब अगर ऐसा स्ट्रक्चर हुआ, सपोज ये Cl नहीं, ऐसे समझ लो, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम इसे क्या कहते हैं, टोलून। तो टोलून मेन ग्रुप है, तो इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4th पोजीशन पे क्लोरो है, तो 4 क्लोरोटोलून। यहाँ पे इसकी पोजीशन अगर फर्स्ट पकड़े तो ये सेकंड है, तो ये क्या हो गया, 2 क्लोरोटोलून। तो ये है टोलून के साथ मिथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्लोरीन सब्सटीट्यूटेड टोलून। तो एक बार 4th पोजीशन पे होगा और एक बार 2nd पोजीशन पे होगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट में सेकंड रिएक्शन होगी एसिटिल क्लोराइड के साथ क्लोरोबेंजीन की इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एज ए कैटालिस्ट। तो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ये पॉजिटिव ग्रुप है, ये नेगेटिव है, तो ये एक्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल, आइदर यहाँ पे अटैच हो सकता है या फिर यहाँ पे अटैच हो सकता है। तो पहला प्रोडक्ट फॉर्म होगा 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन और सेकंड प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो ये दो प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस से इनमें से ये प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। तो जो रिएक्शंस थे उसमें अभी इतना ही था। अभी हमें देखने यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सम पॉलीहेलोजन कंपाउंड। कुछ पॉलीहेलोजन मतलब जिन ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज़्यादा क्या होंगे, हेलोजन अटैच होंगे, उनके क्या इफ़ेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट पे और उनके यूजेस क्या है, उनके स्ट्रक्चर कैसे, वो देखने हैं। तो चलो देखते हैं। तो यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सम पॉलीहेलोजन कंपाउंड, इसमें से हमें ये कंपाउंड देखने हैं, 6 देखने हैं। पहला हमें देखना है डाइक्लोरोमीथेन, इसे मिथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होगा CH2Cl2, 2 क्लोरीन होगी उसमें प्रेजेंट।
नेक्स्ट होगा ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि CH Cl3। नेक्स्ट है टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, CCl4। नेक्स्ट होगा आइडोफॉर्म, CHI3। नेक्स्ट होगा फ्रियॉन, फ्रियॉन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, CFC, जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन में क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट होगा DDT, तो DDT का मीनिंग होगा डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन। तो इन सब के हमें देखने हैं कि इनके यूजेस क्या है, स्ट्रक्चर कैसे और एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है इनका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, डाइक्लोरोमीथेन। तो पहला है डाइक्लोरोमीथेन और मिथिलीन क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CH2Cl2। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, जो मीथेन में 4 हाइड्रोजन थे उसमें से 2 हाइड्रोजन क्लोरीन ने क्या कर लिए, रिप्लेस कर लिए। ओके, तो ये होता है कलरलेस होता है, ये वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल का मीनिंग होता है जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आए धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये वेपोराइज हो जाएगा, जैसे पेट्रोल डीजल होते हैं वैसे। तो एक वोलेटाइल लिक्विड है और इसे एक स्वीट अरोमा जैसा क्या है, स्मेल है, थोड़ा सा स्वीट स्मेल आता है, जैसे कि अल्कोहल के स्मेल होते हैं थोड़ी से स्वीट, वैसा इसका स्मेल क्या होगा, थोड़ा सा स्वीट होगा। हमें इसके क्या देखने, अभी हमें यूजेस देखने और इसके क्या देखने, इफ़ेक्ट्स देखने। तो यूजेस, इसे यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट, सबसे मेन यूज़ है इसे यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के तौर पे इसे यूज़ किया जाएगा कहाँ पे, इन द प्रोपेलेंट, इन द एरोसोल्स, जो एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर एरोसोल्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाएगा एज अ सॉल्वेंट। इसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर इसके जो वेपर से ये एक्सपोज होता है एयर में, तो उससे क्या होता है, डिजीनेस होता है। तो डिजीनेस होता है, डिजीनेस का मतलब होता है सिर चकराना। फैटिग्यू होता है, थोड़ा सा थकान जैसा महसूस होना। उसके बाद होता है नोसिया, मतलब वोमिटिंग जैसा फीलिंग होना। हेडेक मतलब सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना। उसके बाद होता है इफ़ेक्ट नमनेस मतलब एकदम ऐसे अनस्टेबल हो जाना, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्रेन हाईजैक जैसा होना। वीकनेस हो सकता है, बॉडी वीक फील कर सकती है। तो ये इफ़ेक्ट होते हैं अगर इसे एयर में एक्सपोज करते और ये इनहेल किया जाता है, तो ये ह्यूमन पे ये इफ़ेक्ट हो गए। इट इज़ हाईली डेंजरस इफ़ कम इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ आइज़, अगर डायरेक्ट आई के कॉन्टैक्ट में आता है तो जो आई का कॉर्निया होता है, इस कॉर्निया को क्या करता है, ये डैमेज कर सकता है परमानेंटली। तो ये डेंजरस है, एयर में एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तो ह्यूमन हेल्थ पे इस पे बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये था पहला, डाइक्लोरोमीथेन और मिथिलीन क्लोराइड। सेकंड है ट्राइक्लोरोमीथेन, इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म सब लोगों को पता है, फार्मूला होगा CHCl3 और स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ये एक कलरलेस लिक्विड है, आप लैब में जाओगे तो आपको क्लोरोफॉर्म, डाइल्यूटेड क्लोरोफॉर्म आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए मिलेगा। और एक स्वीट स्मेल होती है, इसे एक स्वीट स्मेल होगी। और ये क्या होगा, कलरलेस लिक्विड है। इसके क्या यूजेस है, इसे यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर द क्लोरोफ्लोरोमीथेन, जो रेफ्रिजरेंट होता है जिसे R22 कहते हैं। रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में जो यूज़ होगा, जो हमारा फ्रिज है उसमें यूज़ होता है, तो उसको वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोमीथेन है, उसे बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक गम, फैट्स, रेजिन। तो रेजिन, गम या फैट्स बनाने के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में इसे सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। तो डाइक्लोरोकार्बन का क्या होता है, ये सोर्स होता है। तो इसके ये यूजेस है। इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, इट कॉज द डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर डायरेक्ट इसका क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है। और ये क्या है, डिप्रेशन जैसा लगता है। इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म, अगर हम ज़्यादा इनहेल करते हैं, सूंघते हैं क्लोरोफॉर्म को, तो क्या हो सकता है उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए फैटिग्यू जैसा लगता है। फैटिग्यू मतलब सिर चकरा जाना, वैसे लगेगा थोड़ी देर के लिए। डिजीनेस वैसे ही। और हेडेक, सर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर लॉन्ग एक्सपोजर हुआ क्लोरोफॉर्म का तो उसका लीवर पे क्या होता है, अफेक्ट, मतलब ज़्यादा क्लोरोफॉर्म अगर सूंघ लिया तो डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे होगा, लीवर पे होगा।
क्लोरोफॉर्म व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर और लाइट इट फॉर्म द पॉइजनस कंपाउंड, फॉस्जिन कहते हैं जिसे, एक पॉइजनस कंपाउंड फॉर्म करता है जिसे क्या कहते हैं, फॉस्जिन कहते हैं, अगर ज़्यादा देर तक लाइट के या एयर के कांटेक्ट में आए तो। इसीलिए इसको डार्क स्पेस जो जगह होती है वहाँ पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, या फिर कलर्ड एयर टाइट बॉटल, आप लोग देखोगे आपकी लैब में जो अम्बर कलर के बॉटल होते हैं, मतलब ब्राउन कलर के, उसमें इसको स्टोर किया जाएगा और डार्कनेस में रखते हैं ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए और लाइट के कांटेक्ट में ना आए। तो अगर वो आता है तो क्या होगा, ये पॉइजनस कंपाउंड क्या करता है, वो फॉर्म करता है। तो ये थे उसके इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है थर्ड वन, टेट्रा क्लोरोमीथेन, या इसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहते हैं। इसका फार्मूला होगा CCl4 और स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ये भी एक कलरलेस लिक्विड है, स्वीट स्मेल वाला केमिकल है। इसके यूजेस से इसे यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल्स, फैट्स एंड रेजिन्स। अगर रेजिन बनाने, ऑयल बनाने या फैट बनाने तो उसमें इसको सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ द रिच सोर्स ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन का एक क्या है, सोर्स है। ऑल्सो इट इज़ यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट, इसे क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे ड्राई क्लीनिंग होता है वहाँ पे। इफ़ेक्ट क्या है, इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे होगा, लीवर पे होगा। टॉक्सिक है ये, तो इफ़ेक्ट करेगा लीवर पे। एक्सपोजर टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CCl4, अगर CCl4 ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आता है, आफ्टर इट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है उस पर ये डायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है। और जो कार्सिनोजेनस कंपाउंड होते हैं उनको क्या करता है, ये रिलीज़ करता है। कार्सिनोजेनस कंपाउंड मतलब कैंसर कॉजिंग जो कंपाउंड होते हैं वो लीवर में क्या करता है, डिपॉजिट करता है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर में कॉज द डेथ, बहुत ज़्यादा देर तक अगर उसके कांटेक्ट में आए तो क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। और ये CCl4 एक ग्रीन हाउस गैस है, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, वैसे ही CCl4 भी एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट फोर्थ है आयोडोफॉर्म, CHI3, और स्ट्रक्चर होगा 3 आयोडीन हो गया और 1 हाइड्रोजन। ये येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। ये क्या होगा, येलो क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। और इसका स्मेल बहुत ही क्या होता है, डिसएग्रेबल, मतलब बहुत ही गंदा स्मेल होगा जिसे हम इनहेल नहीं कर सकते। इफ़ेक्ट क्या होगा, इसके मेडिसिन यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज ए हीलिंग एजेंट। जो एंटीसेप्टिक होते हैं जो हम ड्रेसिंग में यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है, बहुत कम अमाउंट में इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन एंटीसेप्टिक जो होते हैं जो हम हमारे ज़ख्म पे लगाते हैं ड्रेसिंग के टाइम पे, तो उसमें ये क्या होता है, हीलिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। तो इसका एक मेडिसिनल यूज़ है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में इसे यूज़ किया जाता है, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं करते। इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, सबसे पहला इफ़ेक्ट अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ये क्या करता है, इरिटेशन करता है स्किन एंड आइज़ और स्किन में क्या होता है, इसकी वजह से इरिटेशन होता है। जो इट मे कॉज द रेस्पायरेटरी इरिटेशन और द ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, अगर ज़्यादा इनहेल करे तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, उसकी वजह से डिजीनेस होता है, नोसिया होता है, वोमिटिंग जैसा लगना, डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और कभी कभी विजुअल डिस्टर्बेंस, मतलब देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है अगर ज़्यादा इनहेल करते हो या ज़्यादा उसके कांटेक्ट में आते हो। इसीलिए बहुत कम अमाउंट में एंटीसेप्टिक में यूज़ होता है। नेक्स्ट है फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन का क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, CFCs। आपने जब भी पढ़ा होगा ओजोन लेयर डिप्लेशन तो CFCs की बात ज़रूर होती है। तो मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव इसके ये 3 है। पहला होता है फ्रियॉन 12, मतलब क्या होगा, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, तो CCl2F2 इसका क्या होगा फॉर्मूला। सेकंड होता है R22, ये भी एक इसका फॉर्म प्रेजेंट है, इसे क्लोरोफ्लोरोमीथेन कहते हैं, CH2Cl उसके बाद है R11 भी प्रेजेंट है, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, मतलब CCl3F, तो 3 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन 1 फ्लोरीन और बाकी दो क्या होंगे हाइड्रोजन मीथेन में, और यहाँ पे 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन। तो इसके ये 3 फॉर्म क्या है, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है। इसके यूजेस क्या है, इसे यूज़ किया जाता है एज ए रेफ्रिजरेंट इन द फ्रिज,
एंड एयर कंडीशनर। जो एयर कंडीशनर है और रेफ्रिजरेंट है जो कूलेंट का काम करते हैं, तो उस कूलेंट में मतलब रेफ्रिजरेंट का काम करने के लिए इनको यूज़ किया जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि CFCs का है जो कूलिंग एजेंट होते हैं, जैसे फ्रिज है या AC, उसमें से ही एयर में क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं और ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको यूज़ किया जाएगा एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल एंड द सॉल्वेंट। जो ये होता है फ्यूल होता है प्रोपेलेंट, मतलब या एरोसोल का, जो एयरक्राफ्ट होंगे या फिर जो भी एयर में यूज़ होने वाले जो भी व्हीकल्स होंगे, उन सब के लिए यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट और एज वेल एज प्रोपेलेंट। इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लोइंग एजेंट इन मेकिंग द फोम एंड द पैकिंग मटेरियल। जब भी फोम बनाई जाती है या फिर पैकिंग मटेरियल बनाया जाता है, तो उसमें बबल्स फॉर्म होने के लिए इसको यूज़ किया जाता है एज अ ब्लोइंग एजेंट। इफ़ेक्ट क्या है इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। रेगुलर लार्ज इनहेलेशन ऑफ फ्रियॉन्स, अगर इसको हम इनहेल करते हैं ज़्यादा टाइम पे, तो इट्स रिजल्ट इन द ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो हमें सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। कुछ ऑर्गन भी क्या करता है, ये डैमेज कर सकता है। एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब अनकॉन्शियस हो सकते हो अगर ज़्यादा इनहेल किया, तो इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन है उसको डैमेज कर सकता है। ब्रीदिंग में भी क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लास्ट वन है DDT। इसे डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन भी कहते हैं। ओके, मतलब क्या होगा, जो हमारा इथेन होगा, उस इथेन में, इथेन मतलब क्या होगा, 2 कार्बन होंगे, CH3 तो इथेन में क्या होने वाला है, यहाँ पे इस इथेन में क्या होंगे, 2 फिनिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, डाई फिनिल है, तो यहाँ पे फिनिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो फिनिल ग्रुप को मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। स्ट्रक्चर में डायरेक्ट ड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन आपको लोगों को समझ में आना चाहिए। और ये जो फिनिल ग्रुप है उसमें भी क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन प्रेजेंट होगा और यहाँ पे एक क्लोरीन प्रेजेंट होगा। ये हो गया फिनिल। और ट्राइक्लोरो, मतलब इसके जो रिमेनिंग 3 है वो क्या होंगे, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और इसका एक जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। इसे हम क्या कहेंगे, DDT। तो DDT क्या होता है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ओडरलेस होता है, मतलब कोई कलर नहीं इसे, अगर आप टेस्ट भी करोगे तो कोई टेस्ट नहीं होगा, और इसे कोई स्मेल भी नहीं है। एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, जो इंसेक्ट को किल कर सकता है वो प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट है। तो ये जो है DDT, इसे यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द हाउस फ्लाइज, जैसे कि मॉस्किटो है, बॉडी लाइस है, तो उसको किल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यूजेस क्या है, टू किल द इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट जैसे हाउस फ्लाइज है, मॉस्किटोज है या फिर बॉडी लाइस है, उसे क्या किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज वेल एज जो मलेरिया है उसे कंट्रोल करने के लिए भी इसे स्प्रेड किया जाता है। तो ये क्या है, एक इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, इसमें इंसेक्ट को क्या कर सकता है, DDT किल कर सकता है। इफेक्ट क्या है इसके, एक्सपोजर टू हाई डोसेस, अगर डोज ज़्यादा हो जाए DDT का, तो उसकी वजह से ओमेटिंग होता है, उसकी वजह से सेकिनेस होता है, मतलब सर घूम जाने जैसा लगना। लैबोरेटरी एनिमल स्टडीज़ शोड्स एडवर्स इफेक्ट ऑफ DDT ऑन लीवर एंड द रिप्रोडक्शन। जो लैबोरेटरी एनिमल है उन पे अगर DDT, अगर वो टेस्ट की जाए, तो DDT का इफेक्ट कहाँ पे दिखाई देता है, उनके लीवर पे और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। एक DDT ये जो है एक क्या है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। इट एब्सॉर्ब बाय द स्किन, हमारी स्किन है उसमें क्या हो जाता है, एब्सॉर्ब हो जाता है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू द मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट ला सकता है ये। अगर एक्यूमुलेट होता है तो ये क्या है, फैटी टिश्यू बना सकता है। एंड दिस इज़ बैन ऑन यूज़ ऑफ DDT ड्यू टू दिस ऑल एडवर्स इफेक्ट। अभी DDT को एज अ इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये बॉडी में क्या होता है, डिपॉजिट होता है, हमारे टिश्यू, फैटी जो टिश्यू होते हैं उसमें डिपॉजिट होता है, मेटाबॉलिज्म को कम करता है,
इसीलिए अभी इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है, इसीलिए अभी इसको यूज़ करना क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। अभी इसे एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करते, लेकिन पहले इसको यूज़ करते थे एज अ इंसेक्टिसाइड। ओके, तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। ये जो चैप्टर था हमारा हैलोजन डेरिवेटिव, ये यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज के थे प्रॉब्लम या फिर जो क्वेश्चन, वो सारे मैंने लेक्चर वाइज कवर कर लिए। अभी सिर्फ एमसीक्यू बाकी है, तो उसके लिए एक लेक्चर बनाऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।